हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या हाल चाल? मस्त एकदम। सो बेटा, आज चैप्टर नंबर सेकंड फिजिक्स का क्लास 12th चैप्टर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया है जो कि हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। इस लेक्चर में भी बेटा हम एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चंस करेंगे, बट ये जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ आपको, इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि इस बार बेटा बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर बेटा आपके एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होंगे, ठीक है, जिसमें 90 मिनट्स आपको गिवन होंगे। उसमें आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। एंड जो भी सिलेबस होगा, अभी तो जुलाई चल ही रहा है, 20 जुलाई के आसपास या 25 जुलाई के आसपास वो अपना जो भी शेड्यूल, जो भी सिलेबस है उसको रिलीज़ करेगा। सो चलिए हम इतनी जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इज गिवन अ चार्ज क्यू, उसको एक चार्ज क्यू दिया जाता है, ठीक है, नहीं मतलब एक चार्ज उसके पास गिवन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके सेंटर ऑफ द स्फीयर पे क्या होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मान लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, लेट इट बी, दिस इज आवर कंडक्टिंग स्फीयर। इस पे बेटा हमारा ये पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हम लेके चलते हैं, क्यू चार्ज बुलाए तो, ठीक है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर मान लेते बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज Q इज गिवन। अब बेटा बोल रहा है इसके सेंटर से इसका जो रेडियस की डिस्टेंस है बेटा वो है हमारा कैपिटल आर। क्या बेटा? कैपिटल आर। ये O पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। अब बोल रहे बेटा कि इसमें E इनसाइड की वैल्यू क्या? बेटा जब ये हमारा स्फीयर कंडक्टिंग है तो जो भी चार्ज है बेटा वो सरफेस पे है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, नो चार्ज, नो चार्ज inside the sphere। ठीक है बेटा, नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर, therefore E inside इक्वल टू 0। अब बेटा अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगी? अगर अंदर कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्या आ गई बेटा? 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0। इज इट क्लियर बेटा? किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते बेटा, हमारा पूछा है कि वहाँ पे पोटेंशियल, इनसाइड में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा पोटेंशियल तो कहीं मतलब कि अंदर इनसाइड हो चाहे सरफेस वो चेंज नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं, इतना क्लियर है बच्चों? चलो इस पोर्शन को देख लिया जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बेटा आपके पोटेंशियल वाले केस को। यही मेरा बेटा स्फीयर था, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर गिवन था, क्यू चार्ज गिवन था, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस बेटा कैपिटल आर था और ये पॉइंट O था, ठीक है, यही कंडीशन था। आप देखिए तो बेटा V इनसाइड साइड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहाँ पे कैपिटल Q ले लेते बेटा, ठीक है, Q बाई R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। मीन्स बेटा I की वैल्यू, E की वैल्यू 0 होगी और V की वैल्यू KQ बाई R होगी।
अब चलिए ऑप्शन मैच करते हैं कि कौन से में गिवन है। चलिए तो देखा जाए। चलो सो बेटा हमारा फर्स्ट में क्या पूछा था, फर्स्ट में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस पोटेंशियल की वैल्यू आएगी Q अपॉन 4πε0r, और दूसरा में क्या था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 0। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जस्ट वेट बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब यहाँ पे किसी को दिक्कत? जस्ट वेट बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक, किसी कोई दिक्कत है यहाँ बता? चलो अब बेटा देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं बेटा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द 3 नैनो कूलम। 3 नैनो कूलम का बेटा चार्ज है, उससे 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा पहले नैनो कूलम में, तो इसको हम लोग क्या कर ले, कूलम में कर लेते हैं। चलिए तो यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, तो Q इक्वल टू, जस्ट वेट, Q इक्वल टू 3 नैनो कूलम। सो बेटा Q इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, क्लियर बच्चों? ठीक, चलिए आगे देखें। सो बेटा यहाँ पे हमारा आया क्या 3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब देखिए, अब बेटा जो R की वैल्यू है वो क्या है 9 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो बेटा R इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻² मीटर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गया सर। अब चलो, अब पोटेंशियल का बेटा फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R। ठीक है, V इक्वल टू 1/4πε0Q/R। यही है बेटा फॉर्मूला। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो तो बेटा यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, अब बेटा Q की वैल्यू क्या आई थी, Q की वैल्यू बेटा 3 इंटू 10⁻⁹। सो 3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम अपॉन R की वैल्यू क्या है बेटा, R की वैल्यू आई हमारे 9 इंटू 10⁻²। सो 9 इंटू 10⁻²। क्लियर है? 9 से 9 कैंसिल हो गया बेटा। ठीक, अब देखिए 3 इंटू 10⁻⁹ और इन 10⁻⁹ से बेटा 3 आ जाएगा, और ये ऊपर 2 मतलब आएगा बेटा 3 इंटू 10⁻², या 3 इंटू 10⁻² वोल्ट, या इसी को हम बेटा लिख सकते हैं 300 वोल्ट। सो V इज इक्वल टू क्या बेटा 300 वोल्ट। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? 300 वोल्ट। सो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बेटा? ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं आगे ऑप्शन नंबर सी को। ठीक, तो चलो, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 once around a circle of radius r with a charge Q2 at the center of the circle। ओके बेटा बोल रहा है क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है बेटा कि एक स्फीयर था,
उसके सेंटर पे एक चार्ज Q2 रखा हुआ था। ठीक है बेटा, अब एक Q1 चार्ज को इसके अराउंड घुमाया गया, तो बेटा वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा, जो वर्क डन है मतलब जो इसका जो हमारा ये जो फोर्स है, देखिए सी हियर, जस्ट वेट बेटा, हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो बेटा ये हमारे पे देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो हम कह सकते हैं बेटा कि वर्क डन इन कैरिंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 once around a circle of radius r with a charge Q2 at the center of the circle is 0। मतलब कि कहने का सिंपल मीनिंग बेटा ये हमारा यहाँ पे ये है कि एक चार्ज Q2 को लाने के लिए बेटा मतलब जो Q1 चार्ज को मैंने इसके अराउंड घुमा दिया है पूरा राउंड में, तो बेटा वहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, चलिए। A, B, C are three points on a uniform electric field। बेटा A, B और C तीन पॉइंट है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो बेटा क्या कंडीशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? अब जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एट बी, मान लेते बेटा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम बी पे है। ठीक है, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एट बी। ठीक है, मानते बेटा बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। सो बेटा आप जैसा कि हम जानते हैं कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मतलब हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाता है। सो बेटा बोल सकते हैं वी बी इज ग्रेटर देन वी सी इज ग्रेटर देन वी ए। दिस इज द ऑर्डर, सी हियर बेटा। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे होगा हमारा ऐसा कि बी, ऑप्शन नंबर बी कि जो बेटा यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट वी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, चलो। अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ अ एक्स वाई एक्सिस। ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, चलो इसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले बेटा हम अपना एक्सिस बना लेते हैं। ठीक, ये ओ हो गया सेंटर, ओरिजिन मतलब, और ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे बेटा ये हमारा पॉइंट ए था और ये हमारा पॉइंट बी था। ठीक, यहाँ पे बेटा इसका कोऑर्डिनेट दिया था, ये हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा बेटा A,0। ठीक है बेटा, क्या होगा हमारा A,0। ठीक, अब देखिए बेटा, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू क्या होगा बेटा? वर्क डन इक्वल टू हमारा आ जाएगा बेटा Q इंटू वी, Q इंटू डेल्टा वी। ठीक, अब देखिए, सो V की वैल्यू जैसा कि आप जानते हो क्या होता है? KQ बाई आर, KQ बाई आर, या इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/4πε0 Q बाई आर। ठीक है, अब देखो, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? A टू B जाना है तो ये हो जाएगा खुचुक। ठीक, ये में जाना है A टू B। अब अगर मैं आगे बात कर लूँ बेटा, सो सी हियर, अगर मैं आगे बात करूँ बेटा तो हमारा आगे क्या हो जाएगा? देखिएगा आगे बेटा, वर्क डन इक्वल टू Q,
ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, क्यू अपॉन, पहले आ जाएगा बेटा सेकेंड के लिए, ए टू बी जाना है हमें, तो ए के लिए क्या होगा बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, बी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, सो बेटा फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट बेटा क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ गया कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, अब कॉमन क्या बेटा हमारे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक, सो बेटा q इंटू वी था, v की वैल्यू पुट कर दिया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, चेंज पोटेंशियल मींस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर दिया। अब बेटा हमारा q क्या, स्मॉल q अपॉन कैपिटल q, मतलब स्मॉल q और कैपिटल q, कैपिटल ऑलरेडी बाहर था, इन दोनों में से क्या स्मॉल q बाहर आ गया। अब स्मॉल q बेटा जब बाहर आ गया तो ये क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया, दोनों में कॉमन था, तो b माइनस ए, दोनों को सॉल्व किया तो ए बी कैल्शियम क्या ए बी आया, और इसमें से b कैंसिल हुआ तो a बचा, b कैंसिल, और इसमें से a कैंसिल हुआ तो b बचा, सो a माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो सी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ बेटा, चलो, अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस एट द ओरिजिन, ओके, एक चार्ज कैपिटल क्यू बेटा जो कि कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, चलो ठीक है भाई मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस इज वी, मतलब उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट गिवन पॉइंट पी पे उसको जो बेटा पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी है। द वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इज ब्रिंगिंग अनदर चार्ज क्यू एट इन्फिनिटी अप टू पॉइंट बी। ओके बेटा, बोल क्या रहा है बेटा, जहाँ नॉर्मल सी बात बोल रहा है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फील्ड इज डिफाइंड कैसे है बेटा, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, अगर फील्ड में बेटा किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू को डिफाइन करना तो क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम दैट पॉइंट अलोंग एनी आर्बिट्री पाथ। ठीक, सो बेटा v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत उतना थियरी की जरूरत नहीं है, देखो v इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, ये होता है। q इज इक्वल टू क्या था, सॉरी w इज इक्वल टू क्या था, q इंटू वी, सो v इज इक्वल टू क्या है, w अपॉन क्यू नॉट ही हो जाएगा। सो बेटा वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, q इंटू वी, दिस इज आवर वर्क डन, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो लेट्स सी इज इट डन बेटा, चलो आगे बढ़ो, यस सर, ओके बेटा चलिए आगे बढ़ गया, चलो, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, चलो भैया एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दिया, चलो एक यहीं पे बनाने की कोशिश करिए, हॉलो स्फीयर मान लेते हैं, इसका रेडियस बेटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है बेटा, तो इसका रेडियस कितना दो बेटा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर बच्चों, अब क्या बोला है, आगे बोल रहा है बेटा ध्यान से सुनिएगा कि द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस बिकम 80 वोल्ट। अब बेटा इसके सरफेस देखो, बहुत ध्यान से सुना, अगर बेटा इस पे सरफेस पे बेटा पोटेंशियल की वैल्यू 80 वोल्ट है, देन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो अगर इसके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू 80 वोल्ट है, सो बोल रहा है बेटा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, चलो देखता हूँ क्या होगी। ठीक, चलो एक मिनट बेटा, लेट्स सी। ठीक, अब देखिए, अब बेटा जैसे सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज
इट्स रिमेन सेम एट ईच पॉइंट अंडर एन मेटेलिक होलोस्फीयर। अगर होलोस्फीयर बेटा मेटेलिक होलोस्फीयर है तो इनसाइड किसी भी पॉइंट की जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी बेटा वह सरफेस के इक्वल आती है। सो सेंटर पे भी बेटा पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी वट एवर द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द मेटेलिक स्फीयर। इज इट डन बेटा? मतलब कहने का है, ध्यान से सुनिएगा, जितना यहाँ पे है ना उतना भी यहाँ पे भी होगा। मतलब दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। क्या है बेटा? सेम है। इज इट डन? चलो चलिए, क्लियर बच्चों? तो अब आंसर नंबर क्या होगा बेटा? आंसर नंबर हमारा हो गया ऐसा कि 80 वोल्ट। रिमेन सेम है तो 80 वोल्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? बेटा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है ये हमें देखना है। चलो पढ़ते हैं, देखिए। फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल वेरी एज 1/r। अच्छा आगे पढ़ते हैं। फॉर अ डाइपोल द पोटेंशियल डिपेंड ऑन द पोजीशन वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ओके, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बेटा द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल वेरीज एज 1/r एट द लार्ज डिस्टेंस। अच्छा चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड वेरीज एज 1/r स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड बोला है ना, रुक जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड बोल रहा है, मतलब ये देखो बेटा ध्यान से सुना। पहला तो सही बोला है कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 1/r होती है, मीन्स KQ/r तो 1/r हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बेटा भी सही था कि इलेक्ट्रिक जो बेटा फॉर अ डाइपोल की अगर बात कर ले पोटेंशियल डिपेंड करता है। सो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो V इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल r कैप अपॉन r स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये जो हमारा है ये 1/r स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिएगा, देखो चलो देखना, थोड़ा सा और रह गया है, इसको भी रेज कर देता हूँ जस्ट वेट। चलिए अब देखो बेटा, तो ये हमारा किस पे डिपेंड हो रहा है? 1/r स्क्वायर के। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? 1/r। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? टेल मी फास्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी यही हमारा करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन दिखा रहा था। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर एस। जो बेटा पोटेंशियल की वैल्यू है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वो किस प्रकार वेरी करती है बेटा? तो देखो बेटा इसके लिए फॉर्मूला आपने निकाला होगा, मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बेटा ये MCQ क्वेश्चन है तो आपको फार्मूलाज याद करने होंगे। सो बेटा फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो बेटा ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? 1/r स्क्वायर के। और हमारा ऑप्शन नंबर 1/r स्क्वायर किस में है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। चलो देख लेता हूं किस में था, 1/r स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। What is not true of equipotential surfaces for a uniform electric field? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात की गई तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो चलिए पढ़ लेते बेटा। हमारा ऑप्शन नंबर पहले बता दे रहे बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से बी लग रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है बेटा? बी।
आप बोलोगे सर आपको लग रहा है दो सही ही होगा, डेफिनेटली बेटा, बट समझाता हूँ कैसे। देखिए ऑप्शन नंबर बी बेटा इसलिए करेक्ट है क्योंकि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इज ऑलवेज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड एज सोन इन फिगर। चलो फिगर बना लेते हैं, एक तो फिगर बना के दे, इसलिए मैं बोला एज सोन इन फिगर। चलो फिगर बना लेते हैं, कुछ 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 कुछ। चलो बेटा, तो ये हमारा एक क्या गया बेटा, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बना लिया। अब बेटा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है बेटा? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बोल रहा था कि इट इज नॉट ट्रू एज टू इक्विवेलेंट सर्फेसेस कैन नॉट क्रॉस टू ईच अदर। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी देख लो भी आप देख भी सकते हो कि टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन क्रॉस ईच अदर। तो बेटा बोल रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्रॉस कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो अगर मैं यहाँ पे भी बताऊँ तो बेटा ये हमारा एक सरफेस हो गया, एक और ये हमारा सरफेस हो गया। अब बेटा यहाँ पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, कुछ इस प्रकार है, परपेंडिकुलर बेटा, तो कैसे ही क्रॉस करेगा? आपस में कैसे क्रॉस कर सकता है? क्योंकि अगर प्लेट ऐसे है तो हमेशा ये ऐसे होगा, ठीक। अगर प्लेट को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं तो ये ऐसे होने लगेगा, तो ये क्रॉस कैसे करेगा? नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? चलो क्लियर है? जस्ट वे, थोड़ा सा ये भी रह गया है, इनको भी गायब कर देते हैं। चलिए, तो बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके चार, समझ में आ गया, अच्छे से फील आया कि नहीं बेटा? देखो एक बार और थोड़ा सा रिकैप देख लो, हल्का सा, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो। गुंजू गुंजू गुंजू, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। यहाँ पे बेटा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। अगर इसी प्लेट को मैं ऐसे बना दूं, मान लो ऐसी है, क्या दिक्कत है? तो बेटा कैसे होगा यहाँ पे बनाने के लिए? यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे प्रकार हो गया, ठीक। तो यहाँ पे भी कैसे क्रॉस कर रहा है? इज इट डन बेटा? सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट था कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट। लेट्स सी बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। बेटा एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी जब उसकी रेडियस आर है? नॉर्मल सी बात है बेटा, आगे देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा तुम्हें फील दूंगा, इसे समझने की कोशिश करना। देखो बेटा C इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है? Q अपॉन V पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर, ऐसे कैसे बोल दिए कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े तो थे, भूल गए होंगे। पोटेंशियल ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सो बेटा अगर रेडियस आर है तो वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आपने ये भी पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक। इज इट डन बेटा? अब देखो जब V की वैल्यू तुमने ये पढ़ी है तो इनटू क्या हो जाएगा बेटा? V। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। C इक्वल टू Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C इक्वल टू Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन Q। तो यहाँ पे बेटा Q से Q मर जाएगा तो बचेगा क्या हमारा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो C बेटा किसके प्रोपोर्शनल है? कैपिटल R के। C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा? यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट, डी। क्लियर बच्चों? इज इट डन?
किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा थोड़ा सा अच्छा है, देखने की कोशिश करिएगा। चलिए देख तो रहे हैं कब से। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी in the figure as shown below is C1 is equal to C2 is equal to 20 microfarad, C3 equal to C4 is equal to 10 microfarad। चलो पहले बेटा आपके लिए मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा कैपेसिटर, ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 ऐसे था, देखो यहाँ पे बना दो, चलो कहीं बना दीजिए सर, नो दिक्कत। ठीक, ठीक, ठीक। C3 C4 C1 C2 क्लियर बच्चों? अब देखो ये हमारा पॉइंट है ए और ये हमारा पॉइंट है बी। अब ए और बी के अक्रॉस हमें क्या निकालना था? कैपेसिटी, मतलब ये क्या निकालना था बेटा? इफेक्टिव कैपेसिटेंस। चलो अब दिया था बेटा C1 और C2 की वैल्यू इक्वल है, कितना दिया था? 20 माइक्रोफैराड है। सो बेटा दोनों क्या लगे हैं? सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में बेटा कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होती है? 1/R1 + 1/R2, याद रखिएगा इस बात को। सो 1/20 अपॉन 1/20। इसको करने से अच्छा बेटा चलो देखो अच्छा करिएगा, 1/20 1/R1 + 1/R2, तो 1/20 अपॉन 20, 1 + 1 इक्वल टू 2/20 इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। ये तो भी इसके लिए है। अब बेटा इसको करने से पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 20 × 20 अपॉन 20, चलो जाने तो उसको रहने दो, तो समझ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, यहाँ से बेटा 10 माइक्रोफैराड आ गया। कितना है बेटा? 10 माइक्रोफैराड। या देख ही लो, कर देता हूँ, ध्यान देना। द फॉर्मूला जब मैंने वीडियो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, आप देख लीजिए, हर्ष फिजिक्स वाले के चैनल पे है, मेरा ये हर्ष फिजिक्स वाला नाम है, ठीक है, HPW। वहाँ पे देख लीजिएगा बेटा कि वहाँ पे मैंने बताया है कैपेसिटेंस के केस में कि अगर दो कैपेसिटेंस से पैरेलल में लगे हुए दोनों की वैल्यू सेम है तो वहाँ पे लगा सकते हो कि बेटा C1 × C2 अपॉन C1 + C2, तो C1 × C2 20 × 20 अपॉन 20 + 20, 20 × 20 करोगे बेटा 400 आएगा, 20 + 20 करोगे तो 40 आएगा, 40 को 400 से डिवाइड करोगे, यू गेट द 10 माइक्रोफैराड। और यहाँ पे भी बेटा क्या है? 10 माइक्रोफैराड है, तो दोनों की जगह से सेम आएगा, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। आगे देखो बेटा, अब यहाँ पे बोला था बेटा कि दोनों कैसे C3 और C4 कैसे लगे हुए हैं, ये भी हमारे एक दूसरे के मतलब कि सीरीज में है, तो बेटा इनका वैल्यू कितना था? 10 माइक्रोफैराड है, तो इसको भी कर लेते हैं ऐसे ही। अब 10 × 10 अपॉन 10 + 10, सो 10 10 100, 10 10 20, आंसर 5 माइक्रोफैराड है। उसका कितना है तो बेटा 5 माइक्रोफैराड है, इसका कितना है? 10 माइक्रोफैराड है। ये दोनों कैसे लगे हुए? पैरेलल में। अब पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? जुड़ जाएगी। सो 5 + 10 10 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड इक्वल टू सर आ गया 15 माइक्रोफैराड। इज इट क्लियर बेटा? चलिए गुड, 15 माइक्रोफैराड। किसी को कोई दिक्कत? चलो देखता हूँ कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर लग रहा है मुझे, वेरी सॉरी बेटा, वेरी सॉरी, कुछ 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 कुछ। ऑप्शन नंबर बेटा मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, यहाँ पे भी निकालना है ए और बी के क्रॉस। बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे इतना आसान है कि मैं क्या बताऊँ आपको। 3 6 दिया हुआ है और 2 2 दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, देखो ऐसा ही था।
ठीक, 3 6 2 2, बस ऐसे लिखते हैं माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो बेटा पहले इसकी वजह से निकालते हैं, किसकी वजह से, इसकी वजह से। सो बेटा क्या है, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो क्या बेटा 6 3 जा 80 अपॉन 3 प्लस 6 9 इक्वल टू बेटा 2। क्लियर है। अब देखो ये देखो, अब इनकी वजह से निकाल लो, पैरेलल में लगे हुए हैं, सॉरी सीरीज में, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, सो बेटा 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। बहुत बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये कहेंगे छार, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 होता है, और पहले कॉम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। बट गधो ये बात सुन लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का दोनों फार्मूला अपोजिट होता है इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस में। जो सीरीज में लगता है वो पैरेलल में लगता है, जो पैरेलल में लगता है वो सीरीज में लगेगा इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस। So just keep in your mind and try to build up your concept. Memorize that whatever the concept you study in the earlier time. So please revise that and then after that solve the questions of MCQ. So बेटा याद रखिएगा कि MCQ के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको अच्छे से मेहनत से हर एक फार्मूला दिमाग पे रटे होने से, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए अच्छी चीज़ मतलब हर एक चीज़ को आप क्लियर रखिए। इज इट डन बेटा? चलो सो बेटा ये 2 + 1, अब दोनों क्या लगा बेटा पैरेलल में, आपस में कैसे हैं ये, आपस में बेटा कैसे हैं, ये तो आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। अब आपस में पैरेलल में है तो ऐड कर दो, 2 + 1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराडे। सो फाइनल आंसर इज 3 माइक्रोफैराडे। फाइनल आंसर इज 3 माइक्रोफैराडे। 3 माइक्रोफैराडे। क्या सर आपको भी मजाक करने का मन करता है क्या? हाँ बच्चों, मैं भी तो एक इंसान हूँ। ऑप्शन नंबर डी मैं भी तो करेक्ट कर दी। चलिए देखता हूँ आगे। सॉरी बेटा यहाँ पे ये रेज करना है, कचक 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 कचक। चलो ऑप्शन नंबर आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 बोल कर एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस सी है, हैज चार्ज क्यू एंड स्टोर्ड एनर्जी इज वर्क डन। चलो ठीक है, वर्क डन की फॉर्म एनर्जी स्टोर करे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ देयर चार्ज इज इंक्रीजेस टू 2q, बोल रहा है कि चार्ज q से 2q हो गया, द स्टोर्ड एनर्जी विल बी, तो एनर्जी जो स्टोर हुआ है उसमें कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, देखता हूँ बेटा। देखो ध्यान देना, अगर बेटा चार्ज q था, चलो इसी पे कर देता हूँ ताकि सही रहेगा आपके लिए। अगर चार्ज बेटा q था तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, q²/2c। अगर चार्ज q है तो वर्क डन इज इक्वल टू q, रुक जाओ, वर्क डन इक्वल टू चार्ज q²/2c, यही है। चलो जब q²/2c आ गया बेटा तो सिंपल मीनिंग इसका ये है कि अगर मान लीजिए आपने चार्ज को q से 2q कर दिया, सो 2q²/2c। अब 2q का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4q²। क्या आएगा, 4q²/2c। w के इक्वल आ रहा है, w इक्वल टू 4q²/2c। मतलब बेटा ये है मेरा कहने का कि यहाँ पे अगर w डैश की जो वैल्यू आपकी आई है बेटा वो हो जाएगी 4w। क्या होगी बेटा, 4w। मतलब ये देखो ध्यान दो, क्या बेटा 4w। q²/2c क्या होगा, q²/2c क्या है, ये तो w हो गया, तो 4w। ध्यान दो, समझो इस बात को, मैं जो कह रहा हूँ कि अगर नॉर्मल चार्ज q है तो w की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना। तो रुक जाओ, q²/2c। किसको बोल रहे हो? अच्छा रुक जाओ, तुमको बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। अब तुम w डैश की वैल्यू निकाल रहे हो तब जब वो 2q से 2q हो गया है, सो 2q² / 2c इक्वल टू 4
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब बेटा W की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। W डैश इक्वल टू 4। अब क्यू स्क्वायर अपॉन 2c क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c क्या है बेटा, W है। सो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c की जगह W रख सकता हूँ। सो W डैश इक्वल टू 4W। ओके सर, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपने फिर से करेक्ट कर दिया क्या? जी बच्चों, किया नहीं बस था वो। मजा आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हुआ बेटा। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। प्रेस द बेल आइकन एंड गेट्स द नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड द वीडियो। सो पढ़ाई करते रहे बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।